बता देता हूं इस क्वेश्चन की। आपको यहां पर एक सर्कल दिया हुआ है जो इंस्क्राइब है एक ट्राइंगल के अंदर। इस सर्कल का रेडियस भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दिया है, मैं हो सकता है फिगर में ड्रॉ न किया हूं। हाँ, रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसका सेंटर ले लेते हैं O, तो ये वाला रेडियस हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है। तो ऑब्वियसली आपको ये वाले साइड की लेंथ तो पता है 14 सेंटीमीटर, बाकी दोनों की लेंथ चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी। 6 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सिमिलर वे में ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये और ये तो मिल गया। अब बस ये आपको चाहिए, AE चाहिए। AE की लेंथ आपको नहीं पता है तो एक काम करते हैं, उसे हम x अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर AE x होगा तो AF भी कितना हो जाएगा, x। और अगर आपको x मिल गया तो आपका आंसर आ गया। क्या ये समझ में आ गया सबको? अभी x निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पूरे ट्रायंगुलर पीस को 3 छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। एक छोटा ट्रायंगल ये वाला, दूसरा छोटा ट्रायंगल ये वाला, और तीसरा छोटा ट्रायंगल उसके बाजू वाला ये वाला। तो ये 3 छोटे ट्रायंगल्स में हम इसे डिवाइड करेंगे और तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड करेंगे और उसको इक्वल कर देंगे होल ट्रायंगल के एरिया से। समझ में आ गया ये चीज? तो सबसे पहले तो हम होल ट्रायंगल का एरिया पहले निकालते हैं, बाद में तीनों के एरिया के कैलकुलेशन पे आएंगे। तो होल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मान लो मैं इस तरीके से होल ट्रायंगल फिर से दोबारा बना देता हूं, छोटा सा ABC। इसकी तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता है क्या? तो ये वाली साइड की लेंथ कितनी है, 14। 8 + 6 मतलब 14 हो गया। ये वाले साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 + x। ये वाले साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 + x। तो इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया x के टर्म्स में आएगा। ठीक है, और उसके बाद जब इक्वेशन बनाएंगे तो x मिल जाएगा। तो यहां पर हम यूज करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए a की वैल्यू 14, b की वैल्यू 6 + x और c की वैल्यू 8 + x, ये हो जाएगा। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर s निकालेंगे। फटाफट निकाल के बताओ क्या आएगा सेमी पेरीमीटर s। तो सबका एडिशन होगा तो 14 + 6 20 + 28 + 2x, तो ये हो जाएगा 28 + 2x डिवाइडेड बाय 2। सबको पता है ना सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, a + b + c / 2। क्लास 9 सब पास किए हैं, ठीक है। a + b + c / 2 सेमी पेरीमीटर। अब इसके बाद यहां पर इसमें अगर मान लो मैं 2 कॉमन निकाल के काट दूं तो ये 14 + x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो s की वैल्यू आ जाएगी, यहां से s की वैल्यू आ जाएगी 14 + x। क्या ये चीज सबको क्लियर, एक बार कंफर्म कर देना। हो गया यहां तक सबको? अब हेरॉन्स फॉर्मूला कितने बच्चों को नहीं आता है? क्या होता है? फेयरली हाथ उठाना, नहीं तो मैं पूछ लूंगा। नहीं आता है? नहीं आता है? और किसको नहीं आता है? याद नहीं रहा? अजीता बताओ क्या है हेरॉन्स फॉर्मूला? हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू √S। करेक्ट, यस। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब इस चैप्टर का नाम ही हेरॉन्स फॉर्मूला था 9th में, और तुम लोग वो फॉर्मूला याद नहीं कर रहे हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, तो √, अब वैल्यू पुट करेंगे तो s की जगह पे क्या आ जाएगा, s की जगह पे आ जाएगा 14 + x। यहां तक क्लियर हुआ है ना? इसके बाद क्या कर रहा है शौर्य, बनाते जा, पेन चलते रहना चाहिए और दिमाग भी। ठीक है, s की वैल्यू पुट किया। अब क्या करेंगे, s - a। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स अगर नहीं पुट करोगे तो गलती करोगे। ठीक है, तो s को मैंने ब्रैकेट में लिखा और -a वाली टर्म को भी मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। तो s - a, तो a की वैल्यू देखो कितनी है, 14। फिर ये ब्रैकेट क्लोज।
s माइनस बी तो 14 प्लस एक्स माइनस ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी 6 प्लस एक्स, फिर s माइनस सी तो 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स। ये समझ में आएगा सबको? ये s था, ये s माइनस a हुआ, ये s माइनस b हुआ, ये s माइनस c हुआ, और सारी वैल्यूज को प्रॉपरली ब्रैकेट्स में पुट करो, अदरवाइज गलत कर सकते हो। फर्दर सिंप्लीफाई करो। इस SF7 का ऑन करो है। फिर क्या हो जाएगा? ये 14 प्लस एक्स, यहां ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो क्या आएंगी टर्म्स बताओ? ये प्लस 14 और ये माइनस 14 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा एक्स। नेक्स्ट ये वाली टर्म क्या आ रही है बताओ? ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कट जाएगा, 14 माइनस 6 ये वाली टर्म क्या बच जाएगी 8। नेक्स्ट टर्म जब यहां ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कटेगा, 14 माइनस एक्स 8 ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 6। एक बार चेक करो यहां तक सबका आया क्या? ठीक है, फिर उसके बाद हम इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 8 6 कितना हो जाएगी 48x अंडर ब्रैकेट 14 प्लस एक्स। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। चेक कर लो यहां तक सबको क्लियर है? ट्राइंगल एबीसी का एरिया हमने यहां पर निकाल लिया। अब हम ये तीनों छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। 28 आ रहा है, हाँ 28, ठीक। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, दिख रहा है सबको? BOC वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इसका एरिया हम निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट से। तो ये वाली हाइट इसकी हो जाएगी 4 और बेस की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 6 मतलब 40। ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज इक्वल्स टू हाफ 14 इंटू 4, तो 2 1 सा 2 2 सा मतलब कितना आ जाएगा 28। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इसकी वैल्यू आ जाएगी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार कंफर्म करो ये आया क्या सबका? सिमिलर वे में अब आप दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकालोगे। हाँ, अब मुझे बताओ ये वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? 12 प्लस एक्स, 12 प्लस 2x। बाकी लोगों को किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया? और तेरा कुछ नहीं हो सकता तो कौन से फॉर्मूला तक आ गया था? ये वाला यहां तक आया? ये पुट किया वो उधर नहीं आया था। ये जो पुट किया ये वाला ये कैसे निकला? ABC समझ में नहीं आया? तो जब मैं लिख रहा था, जब छोड़, फिर अगले क्वेश्चन से ध्यान देना, ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC वाला एरिया निकालने के लिए ये वाला हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगा बेस। यहां पर भी लगाएंगे हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस हो जाएगा 6 प्लस एक्स और हाइट हो जाएगी यहाँ पर 4। तो ये 2 1 सा 2 2 सा कटेगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC आपको कितना मिलेगा? ये
12 प्लस 2x। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1, इस वाली इक्वेशन को 2 और इस वाली इक्वेशन को 3 मार्क करेंगे। ऐसे ही थर्ड वाले ट्राइंगल का भी एरिया निकालो। 16 प्लस 2x। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये कैसे निकल रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये आ जाएगा 16 प्लस 2x, और इसे मार्क कर देना इक्वेशन नंबर 4। यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? अब इसके बाद ये जो तीनों छोटे ट्रायंगल का एरिया बड़े ट्रायंगल के एरिया के क्या आ जाएगा? इक्वल। तो तीनों छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को हम ऐड करते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली ऐसे ही बता रहा हूं, बाकी आपको लिखना पड़ेगा ये वाला पार्ट, ठीक है? बट मैं डायरेक्टली ये वाली वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो ये वाली वैल्यूज मतलब क्या हो जाएगा? 28 प्लस ये वाला नंबर जो है 12 प्लस 2x प्लस अगला नंबर क्या है वो 16 प्लस 2x, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर ये वाला एरिया कितना है 48x अंडर ब्रैकेट 14 प्लस x। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर ये सारे नंबर्स जब ऐड होंगे तो 28 प्लस 12 कितना होता है? 40। 40 प्लस 6 46 आ रहा है, 56 आ रहा है ना? हाँ 40 प्लस 16 है नहीं, 56 प्लस 4x दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 48x 14 प्लस x। यहां तक क्लियर सबको? अब इसमें से देखो 4 कॉमन निकल जाएगा, 4 कॉमन निकलेगा तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 14 बचेगा। यहां से 4 निकलेगा तो x बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 48x 14 प्लस x। क्या ये क्लियर सबको? नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में? रूट हटाने के लिए, ठीक है? तो 4 की स्क्वायरिंग करने पे कितना आ जाएगा? 16। इधर पे स्क्वायरिंग करेंगे तो 14 प्लस x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इधर पे भी स्क्वायरिंग होगी तो रूट हटेगा तो 48x 14 प्लस x ऐसा आ गया। अब इधर पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कट जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर था, 14 प्लस x था। 16 1 जा 16 3 जा ये भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 14 प्लस x और राइट साइड में बचेगा 3x। इस x को उठा के उधर भेज दो तो 14 इज इक्वल्स टू 2x, यू विल गेट x इज इक्वल टू 7। तो इसका आंसर तो याद रहता है कई बार, क्योंकि एक 6 है, दूसरा 8 है, तीसरा आ गया 7, 6 7 8, ठीक है? तो अब 7 मिला तो ये वाली साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 13, और ये वाली कितनी हो जाएगी? 15। दैट्स इट। तो तेरा नहीं बना ये, और तेरा भी मैथ्स का पेपर था। हो गया, हटा दो इसको। हाँ ठीक है, तो बना कि नहीं बना? चलो ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। गुलाब जामुन वाला इनके पेपर में आया था। ऐसा तो नहीं आंसर शीट पे पानी पानी लालच है। चलो हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब अगला जो सबसे अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है ना सर्कल्स का, जिसका आने का चांस मुझे लगता है बहुत है, वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पिछली क्लास में शौर्य तुम लोगों को करवाया था ना, मैं नहीं आया वाला क्वेश्चन, एक सर्कल का एग्जाम्पल जिसमें सिमिलैरिटी रूल लगता है। अभिनव को क्या हुआ, कैसा गया उसका पेपर? मेरे को तो नहीं दिख रहा, तेरे को दिख रहा है क्या? अच्छा चलो एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3, इसमें एक सर्कल बना हुआ है, फिगर इनफैक्ट गिवन है, करवा चुका हूं मैं कई बार वैसे इसको। हाँ फिगर ड्रॉ करो, जल्दी से सॉल्व करो।
ओके, सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत छोटा सा है इसका सॉल्यूशन। इनफैक्ट इसके दो तरह के सॉल्यूशन है, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला, एक बिना ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स वाला है। तो मैं ट्रायंगल्स वाला सॉल्यूशन बताऊंगा, बस आपको अच्छे से कंसेप्ट समझना है। ट्रायंगल्स भी थोड़ा उससे आपका रिवाइज हो जाएगा, कंसेप्ट ब्रश अप हो जाएगा। सुनना, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें लिखी हैं बट मैं सिर्फ समरी बता रहा हूं। समरी ये है कि सर्कल का सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट T है, जिससे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। तनय एकदम चुप, या तो चुपचाप क्वेश्चन बनाओ या तो सुनो, इधर पे ध्यान दो। एक सर्कल है, सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट T है, T से दो टेंजेंट्स बन रहे हैं TP और TQ। यहां P और Q क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। और P और Q को जब हमने ज्वाइन किया तो ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड। क्लियर? इस कॉर्ड की लेंथ आपको गिवन है, वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में आपको टेंजेंट की लेंथ TP फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? शौर्य बनाना चालू कर, तू समझ चुका है पिछली क्लास में। ठीक है, यहां पर टेंजेंट की लेंथ TP1 निकालनी है। ओके, अब कुछ चीजें यहां पर ध्यान देना, स्पेशली ये वाले शेप को ध्यान में रखना। ये जो आपको पूरा शेप दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि P पे क्या बनेगा? 90 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एक और ट्राइंगल इसमें छुपा हुआ है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, वो ये वाला है। ये दिख रहा है सबको? यहां पर भी राइट एंगल बन रहा है। कहां पर बन रहा है? इस जगह पे बन रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को मैं अलग से ड्रॉ करूंगा बाहर निकाल के। ठीक है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, नाम क्या है देख के बताओ उसको? PTO। इसमें राइट एंगल कहां पर बन रहा है? P पे। क्या ये क्लियर? इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बता दो कौन कौन सी पता है? सिर्फ PO पता है, वो कितना है? 5। और इसमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? इस राइट एंगल ट्राइंगल में PT की लेंथ हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन मार्क। क्या ये क्लियर हो गया? दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जो मैंने यहां पर फोकस किया है, वो वाले राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ? ट्राइंगल PRO। और इसमें राइट एंगल कहां पर बन रहा है? R पे। क्या ये क्लियर? अब इसमें कौन कौन सी लेंथ गिवन है? PO की लेंथ गिवन है 5 और PR गिवन है कितना है? PR 4। ये टोटल जो कॉर्ड है उसकी लेंथ 8 है, बट एज वी नो परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, दैट्स व्हाई ये उसका हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4। हाँ, अब इसमें क्या क्या चीजें लिखनी पड़ेंगी मैं बताऊंगा। पहले तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री कैसे हुआ। तो ये वाला 90 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, ये क्वाड्रिलेटरल एक काइट बन रहा है। काइट जिसके एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। और काइट के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट्स व्हाई ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो पहले आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। तो ये चीज दिखाने के बाद मैं इसके सॉल्यूशन में ऊपर मेंशन कर रहा हूं, इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ, in quadrilateral TPOQ, adjacent sides are equal. Adjacent sides are equal. Therefore TPOQ is a kite. Is a kite. और काइट है मतलब PQ परपेंडिकुलर होगा किसके? TO के। रीजन में लिख देना डायगोनल्स ऑफ काइट। डायगोनल्स ऑफ काइट। तो आपने ये बता दिया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री कैसे बना। समझ में आ गया? अब इसके बाद हमने दो ट्राइंगल्स बनाए, तो यहां पर लिख देना इन ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के नाम TPO एंड PRO। तो ये चीज अगर आप फिगर जो है दोनों ट्राइंगल्स के बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप ठीक तरीके से लिख नहीं पा रहे हो तो बना लो, तो चीजें क्लियर हो जाती है इन दोनों ट्राइंगल्स में। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी का कंसेप्ट अप्लाई करना है हमें। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? और यस, तो फिर कैसे? तो सिमिलैरिटी के हमारे पास कौन कौन से रूल्स होते हैं?
हाँ कपिल शर्मा बताएगा, बता। SAS सिमिलैरिटी रूल, SAS में क्या होता है, साइड के रेशियो और बीच वाला एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। SSS में तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल, और AA सिमिलैरिटी, बहुत अच्छी सिमिलैरिटी रूल है, बहुत आसान भी है, सिर्फ दो एंगल इक्वल प्रूफ करना होता है। तो एक एंगल यहाँ ऑलरेडी हमें दिख रहा है इक्वल है, 90 वाला, और कौन सा एंगल हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ये वाला एंगल जो O में बन रहा है ना, ये दोनों एंगल इसके लिए क्या आ रहा है, कॉमन, तो ये वाले एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्या ये समझ में आ गया? तो इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, अब हम मेंशन करेंगे एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल PRO, रीजन आएगा ईच 90 डिग्री। फिर दूसरा हम लिखेंगे ये एंगल्स का नाम, जिसका नाम एंगल POT इज इक्वल टू एंगल POR कॉमन। कॉमन, क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सुनना, ये दोनों ट्राइंगल में डबल ए तो लग रहा है, दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर लिखेंगे, तो ये हो गया पहला ट्राइंगल, ये हो गया सिमिलैरिटी का सिंबल, और यहां लिखूंगा दूसरा ट्राइंगल। अब ये जो चीज है ट्राइंगल का नाम, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से। तो पहले ट्राइंगल में इसका नाम पहले बताओ क्या लिख रहे हो, OPT। अगर मैं इसका नाम लिख रहा हूं OPT, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा ORP। ORP, क्या ये समझ में कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम क्या क्या लिखना है? इसका अगर मैं OPT ले रहा हूं तो O का करस्पॉन्डिंग यहां पर भी क्या है, O, P का करस्पॉन्डिंग यहां पर क्या है, R, और T और P आपस में क्या हो जाएंगे, सेम। समझ रहे हो, सेम एंगल जो बन रहा है ना, वो उसी ऑर्डर में लिखना है हमें। क्या ये क्लियर हो गया? अक्षांश समझ में आया? OTP डिस्क्लोज नहीं करते ना अंदर। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की चीजें होने के बाद अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। अब हम इसके साइड्स और इसके साइड्स के रेशियो को इक्वल लेंगे, इधर ध्यान दें, दोनों के साइड्स के रेशियो को इक्वल लेंगे। अब कौन से साइड्स को लेना है, तो जो हमें फाइंड आउट करना है पहले उसी पे फोकस करते, ये वाली साइड ले लेते। ये वाली साइड कौन सी है, PT, तो इसका PT तो इसका क्या होगा, RP, PT अपॉन RP। और जो हमें पता है, कौन सा पता है हमें, PO, तो इसका जो PO है तो इसका क्या हो जाएगा, RO। समझ रहे हो कैसे डिसाइड कर रहा हूं मैं, करस्पॉन्डिंग को मैच करके। अब देखो यहां पर आपको PT की वैल्यू पता नहीं है, PT की जगह PT रहेगा, और RP की वैल्यू आपको पता है क्या, देख लो, RP की वैल्यू कितनी है, 4, PO की वैल्यू पता है क्या, 5, RO की वैल्यू पता है क्या, RO की वैल्यू नहीं पता। RO की वैल्यू लेकिन निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अभी फिलहाल मैं इसे RO ही रहने देता हूं और इसे इक्वेशन नंबर 1 में यहीं पर छोड़ देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद RO निकालने के लिए मैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये PRO, इन ट्राइंगल PRO पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं। पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H हाइपोटेनियस मतलब 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब 4 का स्क्वायर, और बेस मतलब RO का स्क्वायर। तो ये जगह 25 इज इक्वल टू 16 प्लस RO का स्क्वायर, 16 इधर जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू RO स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितना होता है, 9 इज इक्वल टू RO स्क्वायर। तो RO की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, 9 का रूट 3 होता है। अब ये 3 यहां पर पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, PT अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, PT इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर। दैट्स इट, खत्म। क्या ये समझ में आ गया था तुम लोगों का? शौर्य बना पाया, बन गया, ओके। तो ये क्वेश्चन छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और अच्छे मार्क्स के लिए आता है। 3, कई बार तो 5 के लिए भी आया है, कई बार आया है, लेकिन स्टैंडर्ड में ही बता रहा हूं मैं, कोई कोई रीजन में आया है। हाँ बेसिक में भी आ सकता है भाई, बेसिक में तो NCERT। कौन सा D वाला क्वेश्चन दिखा ना, कहाँ है? सर्कल का नहीं है वो,
35. जो हमें चाहिए तो तुमचा देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा अनक्लियर टाइप का लग रहा है, सिंबल भी ना वो कैप्स वाला यूज कर रहा है, तो स्क्वायर टी स्क्वायर है क्या? एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एट टी मिनट्स पास्ट 2 PM, ठीक है, ये इंग्लिश भी थोड़ी सी इसकी गड़बड़ लग रही है मेरे को, ठीक है। एट टी मिनट्स पास्ट 2 PM, the time needed by the minute hand of the clock to show 3 PM was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. Find t. अब इस क्वेश्चन का अगर मैं इंग्लिश करेक्ट करके भी बताऊं तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा, मैं आपको एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जैसे अगर मान लो ये हो गया 12, ये बच गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 7, 8, 9, 10 और ये 11, इस तरीके से मार्किंग होती है जो क्लॉक में होती है। अब क्या बोल रहा है, मिनट हैंड जो है टी मिनट्स पास्ट 2 PM, ठीक है। टी मिनट्स पास्ट मतलब, पास्ट का मतलब क्या, टी मिनट्स बाद बोल रहा है क्या 2 PM के? पोस्ट लिखना चाहिए, पोस्ट 2 PM एट टी मिनट्स। चलो ठीक है, जो भी लिखा है, अगर मान लो इसका टी मिनट्स पोस्ट 2 PM अगर बोलना चाह रहा है, पोस्ट 2 PM मतलब 2 PM में जो मिनट हैंड है वो कहां पर रहेगा, 12 पे रहेगा, और आर हैंड कहां पर रहेगा, 2 पे रहेगा। ये 2 PM का टाइमिंग रहेगा, समझ रहे हो ना? रुक जाओ एक मिनट। अब टी मिनट्स पोस्ट बोल रहा है, पोस्ट मतलब टी मिनट्स के बाद, तो टी मिनट्स के बाद जो मिनट हैंड है वो कहीं पर भी होगा, सिर्फ मैं मिनट हैंड को ड्रॉ कर रहा हूं, कहीं पर भी यहां कहीं होगा। मान लो यहां से यहां तक उसने जो टाइम लगा वो कितना लगा, टी मिनट्स का टाइम लगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब ये इस जगह पे मिनट हैंड है और इस जगह से उस क्लॉक को 3 PM शो करने के लिए, 3 PM शो करने के लिए जो टाइम लगेगा वो 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाय 4 मिनट है। अब 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाय 4 मिनट मतलब टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3, ये जो टाइम है वो टाइम है यहां से यहां तक पहुंचने में। समझ में आया कि नहीं? तो अगर यहां से यहां तक का टाइम t है तो यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कितना हो जाएगा, 60 माइनस टी हो जाएगा। तो ये वाला टाइम होगा 60 माइनस टी और ये वाला टाइम टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 के बराबर होगा। अब ये 60 माइनस टी कैसे आया, समझ में आया क्या? टोटल उसको 60 मिनट लगेंगे, टी मिनट ऑलरेडी वो कवर कर चुका है, तो रिमेनिंग टाइम कितना होगा, 60 माइनस टी। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 माइनस टी इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 4, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 6 का कितना हो जाएगा 24, तो 240 माइनस 4t इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 12। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t और प्लस 12 ऑलरेडी था, प्लस 12 और माइनस 240 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 240 में से ये माइनस होगा तो कितना है, अच्छा माइनस 12 है, तो ये हो जाएगा माइनस 252 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है सो दैट प्रोडक्ट आए माइनस 252, तो 14 और 18 में होगा क्या, 14 और 18, हाँ
ठीक है, सही है। तो प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इज इक्वल्स टू 0। यहां से t कॉमन निकलेगा, t प्लस 18, यहां से माइनस 14 कॉमन निकलेगा, t माइनस t प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू एक 14 आएगी और दूसरी वैल्यू माइनस 18 आएगी। तो 14 लेंगे, माइनस 18 नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 मिनट। अब क्या हम सही है तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर मान लो यहां पर 14 मिनट लग रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का टाइम ये बोलना चाहिए, 14 मिनट लग रहा है, तो ये पूरा कवर अप करने में उसे कितना टाइम लगेगा? 60 माइनस 14, 60 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 46 मिनट लगेगा। अब ये चीज क्या इसके इक्वल आ रही कि नहीं वो चेक करते हैं। तो वो चेक करने के लिए 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 बाय 4 करो, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16, 4 9 जा कितना हो जाएगा? 36। तो 49 माइनस 3 मतलब 46। हाँ सही आ रहा है, तो आंसर होगा t इज इक्वल टू 46। दैट्स इट। समझ में आया क्या क्वेश्चन? हाँ ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में ना वो पोस्ट होना चाहिए, पोस्ट 2 PM, वो पास्ट लिख दिया है। ठीक है, हाँ 20 मिनट खपाया मेरे क्वेश्चन। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन में ना टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन हो जिसको पढ़ते ही नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट के लिए छोड़ो। हाँ, और कुछ डाउट है किसी का तो पूछ लो। ये पेपर मुझे किसी ने दिया, किसने दिया? हाँ बताओ, इसमें कौन सा क्वेश्चन बताना है? 34 का ए। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सुनो इधर ध्यान दो। इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, नोट करो ये तो यार कैसे देते हैं तुम लोग के स्कूल वाले ना। मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन में क्या गलती है, सुनो। इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, if perpendicular is drawn from the vertex containing the right angle to the right angle triangle to the hypotenuse नोट करो, मैं बता रहा हूं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये अभी प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम आगे बताऊंगा। नोट किया गया? राइट एंगल टू द राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस, कॉमा, then prove that triangle on each side of the perpendicular triangle on each side of the perpendicular is similar to each other and to the original triangle फुल स्टॉप। अभी बचा है, हो गया यहां तक सबका? हो गया सबका? also prove that the square of perpendicular is equal to the product of the length of the other two parts of the hypotenuse. The lengths of the other two parts of the hypotenuse. नोट किया सबने? बस इतना ही। अब मैं बता रहा हूं क्या प्रॉब्लम है, पता है तुम लोगों को? मैं बताता हूं। या तो दो कारण होता है इस तरह के क्वेश्चन का, या तो टीचर जो है वो ठीक से रिसर्च नहीं करता है। जैसे मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं ना, मैं
लगातार खोजते रहता हूँ, ये मेरा एक आदत है कि मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास में पढ़ाए हुए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा है। तो जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, जो भी सैंपल पेपर है अच्छे वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर स्कूल टीचर दे रहे हैं तो या तो स्कूल वाले उनको टाइम नहीं देते कि अच्छे से क्वेश्चन उन लोग सर्च कर पाए, इसलिए टीचर के ऊपर बर्डन ज्यादा रहता हुआ इसलिए वो नहीं कर पाता हुआ ये रिसर्च। ठीक है, या तो वो जल्दबाजी में कॉपी पेस्ट करके ये क्वेश्चन बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूं, सुनो। अब अगर इस क्वेश्चन को तुम लोग ध्यान से सुनोगे ना तो इसका प्रूफ अभी मैंने 5-10 मिनट पहले करवाया है। ठीक है, इसका प्रूफ अब भी मैंने थोड़ी देर पहले कराया, यहां पर करवाया। ये वाला जो अभी हमने यहां पर ये बड़ा सा ट्राइंगल, ग्रीन वाला ट्राइंगल मैंने बनवाया था ना, याद है ना? ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम क्या था? टीपीओ। ये राइट एंगल ट्राइंगल था, यहां पर ये वाला एंगल कितना बन रहा था? 90 डिग्री। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या बोला उसने कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर हम हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो दो ट्राइंगल बनेंगे लेफ्ट और राइट वाले वो आपस में सिमिलर होंगे और वो ओरिजिनल ट्राइंगल से, बड़े वाले ट्राइंगल से भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? ठीक है, तो यहां पर जब हमने ये फिगर बनाया तो एक्चुअल में दो ट्राइंगल जो बने, एक तो लेफ्ट वाला ये बना, ये राइट वाला नहीं, ये होल ट्राइंगल है। राइट वाला ट्राइंगल कहां पर बनेगा? यहां पर ऐसा कुछ बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ये लेफ्ट वाला है, ये सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, ये राइट वाला और ये वाला क्या हो गया? लेफ्ट वाला। क्या ये समझ में आ गया सबको? और आपको प्रूफ करना है कि तीनों आपस में क्या है? सिमिलर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है राइट वाला, इसको मैंने ओरिजिनल के सिमिलर प्रूफ कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला जो ट्राइंगल होगा ये भी ओरिजिनल के सिमिलर हो जाएगा। ये कैसे ओरिजिनल के सिमिलर हो जाएगा? ये वाला एंगल 90, ओरिजिनल में ये वाला एंगल क्या हो गया? 90। ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन। तो डबल ए सिमिलैरिटी से लेफ्ट वाला और होल ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो लेफ्ट वाला होल के सिमिलर, राइट वाला होल के सिमिलर, तो लेफ्ट और राइट भी आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो तीनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर ये क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म होता है। फिर दूसरे पार्ट में उसने कुछ कुछ बोला है, लेकिन उस पे मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट हो चुका है सिलेबस से। समझ रहे हो? इसीलिए मैं बोला टीचर वो रिसर्च नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये 3-4 साल पहले ये टॉपिक हुआ करता था जो आता था पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ट्राइंगल्स में, जिसकी 2-3 एक्सरसाइज में से डिलीट कर दी गई है, जिसमें से ये एक थ्योरम है। ठीक है, तो इसके बोर्ड्स में आने का कोई चांस नहीं है, आप इस पे टाइम वेस्ट मत करना ये वाले क्वेश्चन पे। ओके, ठीक है? ठीक है गौरवी, मतलब ये मत सोचना कि मैं बता नहीं सकता, मैं पढ़ाया हूं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन को बता सकता हूं, लेकिन तुम लोगों के लिए वो टाइम में और ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, केस बेस्ड का कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ना ये आने लायक क्वेश्चन है। इस टाइप के पॉलिनोमियल का केस स्टडी वाला क्वेश्चन 2-3 सालों में बहुत देख रहा हूं आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? While playing in a garden, Sahiba saw a honeycomb and asked her mother, "What is that?" She replied that it's honeycomb made by honeybees to store honey. Also, she told her that shape of honeycomb form a parabolic. ठीक है, अब ये पूरी लाइन जो मैंने पढ़ी ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो हनी बी बना हुआ है इस तरीके से, हनी बी तो देखा है ना सभी ने, वो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो यूजुअली इसी टाइप के शेप में लटकता है। तो वो जिस शेप में लटक रहा है उस शेप को बोलते हैं पैराबोला। अब पैराबोलिक शेप, उसका मतलब क्या होता है? पैरा और बोला। पैरा का मतलब होता है फॉर, बोला मतलब होता है थ्रोइंग। तो फॉर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट द ट्रेजेक्ट्री इट फॉलोज इज कॉल्ड पैराबोला। जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं ना उसमें पैरा का मतलब होता है फॉर और बोला का मतलब होता है थ्रोइंग। मतलब अगर आप कभी भी किसी बॉल को थ्रो करोगे तो जो शेप या जो ट्रेजेक्ट्री, जो पाथ वो फॉलो करेगा वो पैराबोला होता है। और ये पैराबोला और कई जगह पे यूज होता है। आपके जैसे डिश एंटेना होते हैं डीटीएच के, वो भी पैराबोला होता है। आपकी हेडलाइट जो लगती है गाड़ी की उसके अंदर में रिफ्लेक्टर होता है, वो भी पैराबोला होता है। जितने भी सैटेलाइट के इक्विपमेंट होते हैं उनका शेप पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो ये वो बता रहा है पैराबोला के शेप में है।
फिर उसके लिखा है द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इज शोन इन द ग्राफ। अब इसके बाद ना एक ग्राफ बनाया हुआ है, और ग्राफ कुछ ऐसा बना है, मैं एक बार बना देता हूं उसको। इस तरीके का ग्राफ बना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हनीकॉम्ब बना हुआ है। और इसमें कुछ चीजें मार्क है, जैसे कि ये वाला पॉइंट मार्क है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ मेरे ख्याल से 6,0, बहुत छोटा दिख रहा है, 6,0 जैसा ही दिख रहा है लेकिन, और ये वाला पॉइंट दिख रहा है -6,0। ठीक है। अब आगे लिखा है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो आपको इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है इस ग्राफ का जो बनेगा, पहला चीज। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ when x is equal to 6 and x is equal to -6। ठीक है। तीसरा, find the sum of the zeros obtained in the polynomial in equation 1, also find the value of expression at x is equal to 5। तो मैंने 3 क्वेश्चन लगातार पढ़े, शायद तुम लोगों ने सुना नहीं होगा, एक एक करके मैं समझाता हूं। सबसे पहले पार्ट में बोल रहा है इसकी इक्वेशन बताओ। क्वेश्चन समझ में, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इसकी इक्वेशन बताओ। लेकिन मैं तुम लोगों से कुछ और पूछता हूं इसमें। तुम लोग पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं। कैसे डिसाइड किया जीरोस? एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है उतने जीरोस। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जो जीरोस होते हैं उनको किससे डिनोट किया जाता है? अल्फा एंड बीटा। तो ग्राफ को देख के अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -6, और बीटा की वैल्यू कितनी है? +6। जहां एक्स एक्सिस को कट करता है वहां एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है। यहां तक क्लियर हो गया? वैभवी समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड इन दिस ग्राफ। तो आपको इस पॉलिनोमियल का इक्वेशन बताना है। इक्वेशन बताने के लिए क्या निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 0। फिर निकालोगे अल्फा इंटू बीटा, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? -36। और इक्वेशन बताने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या ये समझ में आ गया? तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा 0 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा बीटा की जगह पे आएगा -36। तो पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन ये हो जाएगी, p ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। हाँ बोलो। नहीं, वो इक्वेशन बन जाएगी। पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना चाहिए। समझ में आया? ये क्लियर हुआ सबको? अब ये क्वेश्चन और क्यों अच्छा है मैं बताऊंगा। ये एक ही क्वेश्चन पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर के हर टॉपिक को कवर कर देता है। पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ते हैं, तो ग्राफ आ गया। फिर हम अल्फा और बीटा जीरोस पढ़ते हैं, वो भी आ गया। और क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो फॉर्मूला भी आ गया। और पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाना, वो भी आ गया। समझ रहे हो ना? हाँ। अब इसके बाद क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है आगे? सेकेंड पार्ट में ये बोलता है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ एट x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू -6। x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -6 में पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? तो आंसर है 0। आप ग्राफ से देख के बता सकते हो, जब x 6 हो या -6 हो, y की वैल्यू क्या आ रही है? 0। दैट्स इट। फिर उसके थर्ड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमने ऑलरेडी निकाल लिया। सम ऑफ द जीरोस कितना है? 0। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 5। बताओ x इज इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 5 मतलब x की जगह पे क्या पुट कर देना? 5। 5 स्क्वायर -36, 5 स्क्वायर मतलब 25 -36 मतलब कितना हो जाएगा? -11। समझ में आएगा सबको ये क्वेश्चन? ऐसा ही क्वेश्चन पिछले साल भी एक आया हुआ था, तुम लोगों के भी स्कूल के टेस्ट वगैरह में कहीं ना कहीं दिया होगा। कोई एक पर्सन है जो इस तरीके से जंप कर रहा है स्विमिंग पूल में, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा किसी के में? तो उसकी जंपिंग ट्रेजेक्ट्री जो बन रही है वो टाइम के फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ, टी स्क्वायर वाला। आया हुआ है ना ये? तो वो भी पॉलिनोमियल का एक अच्छा क्वेश्चन है। तो पॉलिनोमियल का केस स्टडी एक्सपेक्टेड है बहुत ज्यादा। हाँ, और बताओ कुछ डाउट्स है तो?
एपी का केस स्टडी। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है इन ए पैथोलॉजी लैब अ कल्चर टेस्ट हैज बीन कंडक्टेड। इन द टेस्ट the number of bacteria taken into concentration is in various samples is all 3-digit numbers that are divisible by 7 in order। अरे कुछ नहीं, ये स्टार्टिंग की चीज फालतू है, काम की चीज ये है 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 7। ऑल 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 7। तो पहला 3-digit नंबर कौन सा होता है? पहला 3-digit नंबर होता है 100, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं होता। तो पहला 7 से डिवाइड होने वाला 3-digit नंबर क्या होता है? 105। दूसरा कौन सा होता है? 112 एंड सो ऑन। आखिरी 3-digit नंबर 994 होता है क्या? 999 वैसे आखिरी 3-digit नंबर है, क्या ये 7 से डिवाइड होता है? 7 1 जा 7, ये आ गया 2 और ये आ गया 9। 7 4 जा 28, इधर आ गया 1 और ये आ गया 9। 7 2 जा 14, मतलब 5 बच जाएगा, 5 माइनस करो 994, तो आखिरी नंबर हो जाएगा 994। तो उसने जो स्टेटमेंट दिया उससे उसने क्या बता दिया? एक एपी के टर्म्स बता दिए। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 105। कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। लास्ट टर्म क्या है? 994। अब केस स्टडी का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। हाउ मेनी बैक्टीरियाज आर कंसीडर्ड इन 5th सैंपल? A5 निकालना है। How many samples should be taken in consideration? How many samples should be taken into consideration? हाँ, number of samples मतलब n निकालना है, तो n। How many bacteria are there in the 7th sample from the last? इसमें क्या है? 7th sample from the last। पलट दे एपी को, पीछे से 7 निकालना है। 7th सैंपल फ्रॉम द लास्ट, मतलब ये मैंने बताया ना लास्ट टर्म। हाँ, नहीं टर्म नेगेटिव नहीं आएगी, टर्म पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, अच्छा है। ये वाले ऐसे क्वेश्चन देने से क्या थोड़ा सा लॉजिक बिल्डअप होता है, लेकिन अगर समझ पाओ तो। हाँ, नहीं समझ पाओ तो मतलब ये सब एक्चुअली क्या होता है, तुम लोगों को ये चीज शायद पता नहीं होगी। ये जो सैंपल वर्ड यूज करता है ना, ये सैंपल सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है। चाहे तुम लोग पॉलिटिक्स में जो वो हम लोग करते हैं ना, क्या यूज करते, जब इलेक्शन होते हैं तो उस समय क्या करता है? नहीं, इलेक्शन के समय न्यूज चैनल वाले क्या दिखाते, उसको क्या बोलते हैं? एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, समझ लो, वो एक सैंपल है। मार्केटिंग वाले सैंपल कलेक्ट करते, कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचने के पहले। ठीक है, रिसर्च वाले अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं, किस तरह के पर्सन के ऊपर रिसर्च करना है, किस तरह के सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करना है, वो सब। तो ये सैंपल सेलेक्ट करने का अलग अलग मैथमेटिकल रूल होता है। तो ये उस तरीके से वो बताना चाह रहा है, एक रूल, एक फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, जैसे कि मैं एक सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ, सिकल सेल पे पहले किया था, अभी तो दूसरे पे कर रहा हूँ, सिकल सेल पे कर रहा हूँ। तो उसमें सिकल सेल पे ये देखा जाता है कि पूरे पॉपुलेशन में कितने लोगों को है, उसमें कितने % को लेंगे, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और कुछ डाउट है किसी का? पूछो, क्वेश्चन पेपर दे, ये वाला। कुंभ मेला, ये वाला। नहीं, वो तो एपी का है। तो लास्ट वाला बोला ना, तो 38, सेकंड लास्ट 37। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। सुनो, नहीं कुंभ मेला नहीं है, ये ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है। तो ये चीज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, सुनना। देखो क्या होता है, अगर मान लो एक ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल एबीसी, जिनका भी अभी केवी वालों का ना, वो लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, केवी वालों का इमीडिएटली है, बाकी बच्चों को तो मैं पढ़ाऊंगा जब ट्रायंगल का मैं रिवीजन भी कराऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या होता है? कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या होता है? सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे साइड सेम रेशियो में होते हैं, और ये जो साइड्स है ना, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन ये क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर दैट इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू।
AC अपॉन PR। हाँ, ये रेशियोज इक्वल होंगे, समझ में आएगी नहीं? और सिर्फ ये रेशियो इक्वल नहीं होंगे, बल्कि हम यहां से जब परपेंडिकुलर बनाएंगे, मतलब AP नहीं, इसका कुछ और नाम देना पड़ेगा, AD और यहां से PS, तो AD और PS का भी रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ में आया? अगर यहां से मीडियन बनाएंगे AM और यहां से मीडियन बनाएंगे PN, तो ये वाले रेशियो भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। AM अपॉन PN इज इक्वल टू, ये भी रेशियो क्या हो जाएगा? साइड्स के रेशियो। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पेरीमीटर का भी रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। मतलब AB प्लस BC प्लस AC अपॉन PQ प्लस QR प्लस PR, ये वाले भी रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आया कि नहीं? तो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इतनी सारी चीजें सेम रेशियो में होती है। सिर्फ इतनी नहीं है, और भी लिस्ट आगे है, लेकिन तुम लोगों के सिलेबस के लिए इतना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इस क्वेश्चन में ये नहीं है, इस क्वेश्चन में है कि दो ट्राइंगल है जिसमें 2AB इज इक्वल टू 5DE, ऐसा दिया हुआ है। 2AB इज इक्वल टू 5DE, और बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, ये निकालना है। समझ में है क्या बोल रहे हैं? इन दोनों का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो पेरीमीटर का रेशियो किसके इक्वल होगा? साइड्स के रेशियो के इक्वल। तो यहां साइड्स का रेशियो कितना आएगा? AB अपॉन DE कितना आ जाएगा? AB अपॉन DE का रेशियो 5/2। तो पेरीमीटर का भी रेशियो कितना आ जाएगा? 5/2। खत्म। समझ में आया? मतलब तुमको साइड्स का रेशियो इनडायरेक्टली दे दिया है और पेरीमीटर का रेशियो पूछ रहा है। दैट्स इट, इतना ही करना। क्लियर हुआ क्या ये? ये आखिरी वाला केस स्टडी 2 मार्क्स का। और किसी का कुछ डाउट है तो पूछो। ओके सर। अब वो तुम लोग डिसाइड करो। कुछ डाउट है तो पूछो। तो ये ठीक है, वो तो अलग बात है। ये बताओ तुम लोग पढ़ाई